देखिए मैथ्स के सेक्शन से जो मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं उनसे रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैथ्स स्पेशल क्लास। उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक एल एम एन एक ट्राइंगल है जिसके बाइसेक्टर हैं एल और एन, जो है एंगल को इंटरसेक्ट करते हैं और जो एंगल बनता है उनके बाइसेक्टर से वो 112 डिग्री का बनता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम। देखिए किस तरीके से पूछा जाता है ये सवाल, और दो तीन तरीके और हैं इससे रिलेटेड इसी कंसेप्ट पे, तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए पहले एक ट्राइंगल बना लो आप। ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको। ट्राइंगल में बोला है आपको कि एल और ये एम और ये एन है। पहली चीज़ बोलिए कि इन दोनों के बाइसेक्टर इसका और इसका यहाँ पे मिलते हैं, तो ये कोई पॉइंट है आपका। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना इनके बाइसेक्टर से वो 112 डिग्री का बन रहा है। आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट मैंने याद कराया था, कौन सा है रिजल्ट, कि यदि एंगल एल और एंगल एन का बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे मीट करते हैं यहाँ पर, तो इस पे जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे इन सेंटर पे बनने वाला एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? इन सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस एम बाई 2। 90 प्लस एम बाई 2 ये वैल्यू होती है, और ये वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है 112 डिग्री। तो m बाई 2 की वैल्यू आप बताओगे कितनी हो जाएगी? आप कहोगे यहाँ से सीधा सीधा बता दोगे 22 डिग्री। तो एंगल m की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे एंगल m की वैल्यू हो जाएगी वो 44 डिग्री हो जाएगी। आंसर तो आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड तीन तरीके से सवाल पूछता है यही वाला सेम सवाल। वो क्या क्या है उनको समझ लो आप। तो वो एक ट्राइंगल आपको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये है ABC, ठीक है। इसके बाइसेक्टर हैं वो अंदर की तरफ मिल रहे हैं। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। मान लो ये पॉइंट है I। तो मैं एंगल BIC की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बता दोगे क्या होगी? आप कहोगे 90 प्लस एंगल A बाई 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़, यही सेम चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर तो हैं, लेकिन कौन से वाले हैं ये एंगल बाइसेक्टर बाहर वाले, इसको मैंने आगे तक बढ़ाया, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसके बाइसेक्टर, ये जो एंगल बन रहे हैं इनके बाइसेक्टर, तो कुछ इस तरीके से मिलेंगे ये। तो मान लो ये पॉइंट हो जाएगा आपका E। तो एंगल बाइसेक्टर तो है लेकिन ये बाहर के एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये आपके पास मिल रहे हैं किसी पॉइंट E पर, तो एंगल AEC की वैल्यू आपसे पूछूं ये क्या हो जाएगी? आपको कि ये हो जाएगी 90 माइनस एंगल A बाई 2। अभी भी जो A एंगल है वही काम आएगा, लेकिन वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे प्लस A बाई 2 था, और जैसे ही बाहर वाला मैं पूछ रहा हूँ तो ये माइनस A बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? अब एक और कंसेप्ट पूछता है आपसे कि अब क्या है तीसरा केस। तीसरा केस ये है कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये C है। एक में तो क्या करेंगे, अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर ले लिया हमने, ये वाला, ओके। एक में क्या किया मैंने, इसको आगे बढ़ाया और ये बाहर वाला एंगल है ये, इसका बाइसेक्टर ले लिया। देखो अभी भी है तो एंगल बाइसेक्टर ही, लेकिन एक का लिया मैंने अंदर वाला, एक का लिया मैंने बाहर वाला, तो भी एक एंगल बनेगा यहाँ पे। मान लो कोई भी एंगल, मान लो ये O है यहाँ पे, तो O पर एक एंगल बन रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा एंगल BOC। ये क्या होगा? तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट A बाई 2 कर देना है आपका। ये जो भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। और ये मैंने आपको जब कंप्लीट मैथ का रिवीजन कराया था तो उसमें डोज के फॉर्म में ये डिस्कस भी किया था आपके साथ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला कंसेप्ट ये वाला। अब इसमें कोई सा भी एंगल दे सकता है आपको, यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी दे सकता है, तो ये निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू दे सकते हो। देखो इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन करना चाहो वैसे कर सकते हो बेसिक से, लेकिन एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता है तो आपका कंपेरेटिवली टाइम बच जाता है और जल्दी आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए ये वाले इस सवाल से। तो आगे बढ़ जाऊँ इस सवाल से मैं आगे। सेकंड बोल रहा है आपसे कि ट्राइंगल ABC है जिसमें A और B की वैल्यू दे रखी है, B और C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो ये वैल्यूज बतानी है। मेंस में पूछा गया सवाल है आपका। तो देखिए क्या करना है इसमें। मैंने बना दिया, ये कोई A है, ये B है और ये C है। ये कहीं भी बना सकते हो, आपकी जैसा सुविधा हो उस हिसाब से। ये A, ये B और ये C।
बोल रहा है सवाल कि एंगल ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, ओके, और बी और सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। ये बी है और ये सी के समद्विभाजक पी पर मिलेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ए 66 दे रखा है, बी बराबर आपके पास पूरा 50 डिग्री दे रखा है। तो बी पी सी ये वाला एंगल आपसे पूछा है तो आप कैसे करोगे? देखो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इसको। आप कहोगे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये 66 है, तो मैं क्या करता हूँ कि आप ये वाला एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, तो एंगल सी भी निकाल सकते हो। सी जैसे ही निकल जाएगा आपके पास तो उसका हाफ हाफ करोगे, तो ये हाफ पता ही है, ये हाफ पता है, तो फिर 180 माइनस ये कर दोगे। तो वैसा भी एक तरीका, वो भी कर सकते हो। दूसरा, आपको अगर बीपीसी पूछा है यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर से ही बन रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है तो एंगल बीपीसी की वैल्यू तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, कितनी हो जाएगी, 90 प्लस a/2 हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो सीधा सीधा बोल सकते हो 90 प्लस 66 डिवाइड बाई 2, आप कहोगे 33। तो ये वैल्यू तो 123 आ गई, एक वैल्यू तो निकाल लिया आपने। आगे बोला PCA, एंगल PCA ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे इसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो टोटल एंगल आपको पता है क्या? आप कहोगे हाँ बता सकते हैं। क्यों? देखो यहाँ से ये 66 है, ये है आपके पास 50 डिग्री, तो टोटल एंगल हो रहा है ये आपके पास 6 और ये 11, 116 डिग्री। 116 बेसिकली ये पूरा एंगल है इन दोनों को मिला के। 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो एंगल सी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। हाँ निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 64। अब मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर ही तो है ये PCA, तो इसका हाफ किया तो आप कहोगे 32। ये वाला वैल्यू आपने निकाल लिया, ये वाली वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो। आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कर दो, आपको 1 और ये 9, तो 91 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बात आपको समझ में आई? देखो वही कंसेप्ट है, दोबारा रिपीट हुआ यहीं पे सेम। सवाल बोल रहा है कि 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी 4 लड़के उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी 4 लड़के उसको कितने दिन में करेंगे? देखिए इसको करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या रहता है कि सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो आप। सबसे 2 स्टेप हैं, पहला एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो, दूसरे स्टेप में आप टोटल वर्क निकाल लो उससे, फिर दोनों चीज़ें हो गई, फिर आपसे जो भी पूछा वो निकाल लोगे ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही चीज़ मैं करता हूँ। देखो पहली कंडीशन दे रखी है 4 आदमी, तो 4m, 6 लड़के 6 बॉय, कितने दिन? आपको 8 दिन। क्या है कंडीशन? 6 आदमी 4 लड़के 7 दिन, ठीक है। अब क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई करोगे, इतना उधर करोगे। देखो यहाँ पे करने का और भी आसान तरीका मैं बता देता हूँ। केवल m को देखो, इधर m को देखो, इधर m को देखो, मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32, इधर मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे 42, 42, दोनों का डिफरेंस ले लो, आप कहोगे 42 और 32, 10m। दूसरा अपने आप ही बराबर लिखना है आपको, डायरेक्ट एक ही स्टेप में करना है इसको। ऐसे नहीं पहले इसको खोल रहे हो फिर इधर उधर कर रहे हो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ऐसे कर रहे हो, एक ही स्टेप में करो इसको। अगला b को मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे 48, इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे 28, दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 20, तो क्या 20 b। तो m से b का रेशो आप बता दोगे, आप कहोगे 2 रेशो बना रहा है। मैंने क्या बताया था कि पहला काम है एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया, आ गया। दूसरा काम क्या? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? इन दोनों एफिशिएंसी को किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, वहाँ से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो रखो 4m की जगह मैं 2 रखूँगा क्योंकि एफिशिएंसी आ गई है, प्लस 6 × 1। देखो ये समझाने के लिए पूरा स्टेप मैं आपको लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको आप ऑरली कर लो इन सारी चीज़ों को, ये वाला तरीका अपनाना है आपको। इंटू 8 करना है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? आप कहोगे 8 6 14 इंटू 8, ये आ गया आपके पास टोटल काम। ओके, अभी क्या करना है? इसको करवाना है 5 आदमी और 4 लड़कों से। 5 आदमी मतलब 5 दूना 10, 5m और 4 बॉयज। m की एफिशिएंसी कितनी है? आप कहोगे 2 है, तो 5 × 2 प्लस बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है? आप कहोगे 1, तो कितना आ रहा है? ये 14 आ रहा है, तो 14 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 8 डेज, ऑप्शन नंबर बी। बातें समझ में आई आपको किस तरीके से करना है इस सवाल को? अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं इसके बाद में। सवाल बोल रहा है आपसे
कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, ओके, 20% का रिडक्शन in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for 960 rupees. What is the reduced rate of sugar per kg? देखिए क्या बताना है आपको। देखो 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा आपको? 20% क्या होता है? 1/5। मतलब पहले कोई वस्तु 5x की थी, अभी क्या है? 4x की है। ये बात समझ में आ गई? ये मूल्य है बेसिकली उसका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 960 में अभी कमी होने पर इतनी कुछ वैल्यू खरीदेगा। देखो ये 960 रुपये है, इसमें इतना मूल्य है, तो इससे क्या आ जाएगी? मैंने क्या किया कि मूल्य, ये जो 960 रुपये है, अमाउंट जो है, पैसा है, ठीक है, जो भी धनराशि है, उसमें मैंने प्राइस का डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। कितना मेरे को मिलेगा आपको? बिल्कुल -960/5x। ये किसके इक्वल है आपको? ये 6 kg के इक्वल है। ये बात समझ में आई? 6 kg के इक्वल मैंने कैसे लिख दिया? ये कैसे लिखना है इसको समझ लो बस आगे सवाल हो गया, कुछ नहीं है सवाल में। 960 कॉमन ले लो। देखो इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले में क्या है कि ये वैल्यूज अगर कुछ चेंज कर देगा ना, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाओगे उस फॉर्मूले में, इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है। ये जो तरीका है ना, ये वाला तरीका सबसे आसान है और ये काम करता है आपका हमेशा। कंपेरेटिवली फॉर्मूले से जल्दी आपका आंसर निकाल देगा ये वाला। तो इसलिए इसी तरीके को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो ये कैसे कैसे लिखना है ये समझ में आ गया। और अब जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन ले लिया आपने। नीचे आपने बोला 4x × 5, ये एलसीएम आ गया। माइनस करोगे तो ऊपर केवल और केवल आपके पास कितना बचेगा? आपको कि 1, 5 - 4 1 ही बचेगा, × 6। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अभी निकालना क्या है आपको? आपको कि चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य मतलब 4x की वैल्यू। तो 4x को मैं इधर लेके जाता हूँ, 6 को इधर लेके आ जाता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 960/5 इधर ही रहने देता हूँ, 6 को भी इधर लेके आ जाता हूँ, 4x को उधर लेके चला जाता हूँ। ये आंसर आ गया आपका। 4x की वैल्यू ही निकालनी थी, x मत निकालो, क्योंकि 4x बाद में निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वही निकाल लो। तो सॉल्व किया आपको कि 6 से 30, 0 और ये 32, 32। तो 4x की वैल्यू जो घटा हुआ मूल्य है वो 32 रुपीज़ है। बात समझ में आ गई? अगर वो पहले वाला मूल्य पूछता तो हम उस हिसाब से 5x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्लियर हुई बात? आपको समझ में आया ना स्टेप पूरा? सवाल अगला देखो, 5वां क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सम है 8000 रुपये का और 2 से ही 2/5 साल के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड किया जाता है ईयरली। देखो आप बोलोगे एक चीज़, यहाँ पे मैं रेट पर कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे आप रेट बता दो, नेट रेट कितनी हो जाएगी आपको। कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो देखो 2 साल तक तो 2 से ही 2/5 है ये बेसिकली। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10% की रेट पहले साल, दूसरी साल 10% की रेट तीसरे साल। आपको क्यों तीसरे साल पूरी रेट नहीं है, 10% का 2/5 साल तक ही लेना है। तो इतना सॉल्व कर लो इसको, 5 से 2, 2 दूनी 4, तो 4 साल 4%। तो बेसिकली रेट है ना, पहले 10%, फिर 10%, फिर 4%, इस तरीके से है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं करता, सीधा मैं रेट जो दे रखी है उसको ऐड कर दूंगा। तो 24% की रेट आ रही है। 24% की क्या आ गई रेट? ये आ रही है ना आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट में आ रही है। अब यही चीज मैं कैलकुलेट करता हूँ किस में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको कि 10%, 10% और 4% की नेट रेट निकाल सकते हो। आपको कि हाँ, दोनों को ऐड किया, आपको यहाँ से 21 बन रहा है, 21 और 4 के साथ ऐड करके निकालोगे, आपको कि 25 + 84/100 AB रूल से आपको कि 25.84। ये जो आई है ना 25.84, ये आपके पास कंपाउंड किया है मैंने, अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज किया तो उसमें आई है रेट। अब देखो रेट पे कैलकुलेशन करूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस मुझे बता दो, क्योंकि वही मुझसे पूछा है, तो मैं वही डिफरेंस आपके पास सीधा निकाल लूंगा।
तो आपको यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है 1.84 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 24% और 25.84 में अगर दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1.84 का। यही है मुझे जो निकालना है परसेंटेज में, किस पर? 8,000 रुपये पर। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है बात, मल्टीप्लाई कर लो। 8 चौके 32, 44 और 1 44 और 3 47, और पॉइंट भी तो लगेगा, एक छोड़कर लग जाएगा, 147.2। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई आपको कैसे किया? सवाल बोल रहा है अगला 6 नंबर कि एक while preparing the result of English of a class, the marks of one student got recorded 95 in place of 57. As a result, there was a increase in the average of score 0.95. How many students were there? एक चीज आप मुझे बताओगे इसमें, क्या बताओगे कि देखो 57 लिखना था, लिख कितना दिया आपको? 95। क्या किया मैंने? ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिख दिया तो एवरेज भी तो बढ़ेगा, आपको बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बोली है कि 0.95 की वृद्धि हो गई है। अगर मैं कम लिखता तो कमी होती, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लिखा है मैं तो वृद्धि हो गई है। तो कितना मैंने ज़्यादा लिख दिया? आप कहोगे कि 57 की जगह 95 लिख दिया। तो बेसिकली कितना डिफरेंस है दोनों का? आप कहोगे माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 7 गया, आप कहोगे 8, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 6, तो 3 38। बेसिकली मैंने 38 ज़्यादा लिख दिया। अब ये जो 38 ज़्यादा मैंने लिखा है ये बेसिकली पूरी क्लास में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एवरेज की मैं जब बात करता हूँ तो वो पूरी क्लास को अफेक्ट करेगा। तो ये पूरी क्लास में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये पूरे x लोग हैं उसमें ये डिवाइड हो गया, मतलब पूरा सब में बट गया। सब में बट गया तो ये कितने की क्या करेगा? वृद्धि करेगा। कितने की वृद्धि कर रहा है? आपको के सवाल में बोला है कि 0.95 की वृद्धि कर रहा है। तो ये बस इतना सा लिखते ही सवाल हो गया। बात समझ में आ गई क्या किया है मैंने? तो ये x क्या है? x है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। क्लियर? तो सॉल्व कर लो। ये पॉइंट हटा लो आप पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 19 से काट दूंगा 2 बार, 19 से काट दूंगा 5 बार, 5 से काट दूंगा 20 बार, और 20 दूना 40। तो x की वैल्यू 40। तो कितने विद्यार्थी हैं? आपको कि 40 स्टूडेंट हैं। बात समझ में आ गई आपको पूरी अच्छे से? अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। सवाल बोल रहा है आपसे कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसमें a b c की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले ये एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था। कौन सा फॉर्मूला है पहले याद करो। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस बी। अंदर क्या होता है? आपको के अंदर फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगली वैल्यू क्या होती है? प्लस ए बी। प्लस ए बी होता है, माइनस ए बी होता है, आपको प्लस ए बी होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना है बस यहाँ पे। तो अब ए और बी क्या क्या है यहाँ पे? आपको ए तो ये है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है? ए की जगह क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 2y, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? आप हो गया हाँ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ है बेसिकली। b की जगह क्या है? आपको b की जगह है 3x माइनस 3y। ये b की जगह है क्या? आपको हाँ यही है। देखो यहाँ पर ये 3 को अंदर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये इसका क्यूब है। यही फॉर्म बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। फिर a और b की जगह रख दूंगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपको समझ में आ गई। यहाँ से ये 8 है तो ये बेसिकली 2 का क्यूब है, तो 2 को मैं अंदर लेके चला गया। तो a और b की वैल्यू आपको पता लग गई यहाँ पे, ये है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ। इस फॉर्मूले में जैसे अप्लाई किया मैंने, तो पहली कंडीशन ये वाली वैल्यू, तो ये बन गया। इसी को तो मुझे कंपेयर करना है यहाँ पे। तो a माइनस बी मतलब इन दोनों का माइनस, आप हो गए माइनस कर देता हूँ। तो 2x प्लस 2y माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y। एक एक चीज़ समझते चलना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे क्या है? ax स्क्वायर, मतलब पहली ये वाली टर्म है, पहली टर्म, इसका स्क्वायर कर दूंगा। आपको कि यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2xy 2ab होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? आपको 8xy हो रहा है क्या?
क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। बी इसका स्क्वायर कर दो, आपको ये हो जाएगा बेसिकली 9x² प्लस 9y² और ये 3 × 9 और 18 माइनस 18xy हो रहा है क्या? आगे क्या है? ए बी दोनों का मल्टीप्लाई, आपको को दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ तो कितना हो रहा है ये 6x² माइनस y² हो रहा है क्या? 6x² माइनस 6y², ये सब कुछ बन रहा है अंदर। क्लियर? बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यही बन रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से पहली कंडीशन आपके पास बन रही है, ये तो बन गया y 5y माइनस x, और यही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला अंदर वाला क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या क्या है? देखो x 4x 6x 10x प्लस 9x, आपको 19x²। अब y की वैल्यू 4 और 9 13 में से 6 माइनस कर दूंगा तो आपके पास 7y²। अगला xy की वैल्यू 8xy है ना, 8xy में से 10xy माइनस 18 माइनस करूंगा तो ये 10xy बच जाएगा। अब कंपेयर कर लो इसको इस वाली कंडीशन से, तो a की वैल्यू आपको होगी क्या हो रही है यहाँ पे, आप मुझे बताओगे आपको कि a की वैल्यू जो है वो आपके पास 19 है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे समझना, ये a² तो नहीं है कहीं, ये b² तो नहीं है, उसी हिसाब से कंपेयर करना है। b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है प्लस, तो इसलिए आपको c की वैल्यू रखते हुए बड़े ध्यान से रखनी है वैल्यूज। तो c की वैल्यू बेसिकली -10 है। अगर यहाँ पे -cxy लिखा होता ना तो c की वैल्यू +10 हो जाती। तो ये गलती मत कर देना आप, सब कुछ सॉल्व कर लो, कहीं लास्ट में गड़बड़ कर दो। इतनी ही बात समझ में आ गई। अब आंसर में क्या पूछा, a + b माइनस c, तो a + b आपको हो गई ये वैल्यू 26, माइनस माइनस प्लस 26 प्लस हो जाएगा 10 36, आंसर आपका ये होगा। बातें समझ में आई कैसे करना है, एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसमें सवाल 8वां बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके HCF का 56 टाइम है। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई कर दिया। पहली कंडीशन, उनके HCF और LCM का जो योग है वो इतना है। देखो ये LCM और ये HCF का टोटल इतना दे दिया। यदि दोनों संख्याओं में से एक ये है तो दूसरी क्या है, आपको एक चीज़ तो पता है कि LCM इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2 होता है। आप कहोगे हाँ ये तो हम जानते हैं, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई LCM इंटू HCM होता है। तो मुझे LCM और HCF निकालना पड़ेगा, तब मैं आगे निकाल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मैं ये वैल्यू पुट करके देखूँ, आप कहोगे हाँ कर दो। तो LCM की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 56, तो 56 और HCF आपको 57 हो रहा है क्या, ये 57 टाइम्स HCF 171 19 से कट जाएगा ये 3 बार, 19 से ये भी कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी दिख रहा है आपको ये 3 टाइम्स जा रहा है क्या, 7 × 21 5 × 15 और 2 17। ठीक है, तो ये 30 बार कट रहा है बेसिकली। तो HCF की वैल्यू है वो निकल के आ गई है आपके पास 30। जैसे ही 30 निकल के आई आप LCM बोल दोगे, LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे इसमें से, तो आप कहोगे कि 1630 माइनस करो 1680 आ रहा है क्या। ये मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 30 × 1680, ये है 240 इंटू दूसरा नंबर N2। सॉल्व करूँगा मैं, 0 से 0, 3 से 8, 8 से 8 दूनी 16 और ये 210। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई बात आपको, दूसरी संख्या है वो इतनी है। यदि 8 अंकों वाली कोई संख्या है वो 72 से डिविजिबल है तो y के अधिकतम मान के लिए ये आपको बताना है क्या होगा। समझिए यहाँ पे ये जो कंडीशन देता है ना वो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पे, क्योंकि y की 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी इसलिए इसने पहले ही कंडीशन दे दी आपको 2 या 3।
तो वही चीज़ आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। तो देखो 72 से डिविजिबल है तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि देखो एक तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, एक 9 से भी होना चाहिए। 8 के लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करूँगा, और 9 के लिए क्या करूँगा, डिजिट सम चेक करूँगा। ये डिजिट सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों कंडीशन समझ में आती हैं आपको। अब मैं यहाँ पे देखो क्या रखूँगा, 3 y और 4, ये है मामला। अब समझो बात को, देखो मैं क्या रखूँ इसकी जगह कि ये मेरे पास 8 से डिविजिबल हो जाए। आपको की सबसे बड़ी वैल्यू भी रखनी है, हाँ, तो मैं 9 से स्टार्ट करूँ, 9 से बड़ा तो क्या ही होगा आपको 394। 8 से डिवाइड करके देखो इसको, 8 चौके 32, 7, 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 रखो, फिर 8 जैसे ही रखा y की जगह मैंने, तो फिर क्या बन रहा है देखो 32, 8 चौके 32, 6 डिविजिबल है, तो y की वैल्यू फिक्स हो गई आपके पास 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे नीचे नहीं जाना क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, ले ली है आपने। अब x की वैल्यू देखनी है, तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ कर लो। अब आपको 8, 8 16, 8 24 और 5 29 और 3 32 और 4 36 और 8 44, 44 प्लस x, ये जो नंबर है आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 44 प्लस x, आपको x की जगह मैं क्या रखूँ ऐसा, आपको x की जगह आप 1 भी रख सकते हो, ठीक है। 1 रखोगे तो 45 हो रहा है, तो 9 से डिविजिबल है ये, तो x की जगह हमने 1 पुट किया। जैसे कि और भी कुछ वैल्यूज पॉसिबल हैं क्या, देखो अगर 1 नहीं रखते हैं तो 9, 45 54, 9 रखने पर भी नहीं हो रहा है, हाँ केवल 1 ही पॉसिबल है। तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास, y की वैल्यू आ गई है, तो इसमें पहले पुट करोगे तो 7 × 1 प्लस 2 × 8, तो 16 और 7 23, 23, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 बोल रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनाए जा सकते हैं 5 mm के रेडियस के, किससे बनाना है। एक मेटेलिक सॉलिड कोन है जिसका रेडियस है 21, हाइट है 30। तो देखो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि उसी आकृति से तो बन रहा है। दूसरी चीज़ आपको कि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई दोनों साइड आएगा, तो इसलिए पाई रख दो क्योंकि कट जाना है। पाई r स्क्वायर आपको 21 × 21 × h, यहाँ तक ठीक है, इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, आपको कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125 इंटू क्या करूँ बताओ, आपको कि 10 की पावर -3। क्यों लिखा है मैंने ये, क्योंकि ये mm में है, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदला मैंने पूरे को, तो 10⁻⁻1, लेकिन क्यूब है पावर का, तो ये -3 हो जाएगा। अब मैं कहूँगा ऐसे n आपके पास छोटे छोटे गोले बनेंगे, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। देखो पाई से भी पाई चला जाएगा, 3 से भी 3 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और काम करता हूँ मैं, ये जो है ना 125, इसको मैं क्या करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कुछ फ़र्क पड़ा, हाँ पड़ा। देखो ये मल्टीप्लाई करती है 8 बन गया, और 8 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 बन जाएगा, और 1000 से 1000 कैंसिल, तो इधर केवल और केवल n बच रहा है, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा आपका। ये कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने का तरीका है, बाकी आप डिवाइड करोगे वैसे भी आंसर तो आना ही है आपका। तो सॉल्व किया आपने, कहोगे 441 इंटू 2, आपको कि 882 इंटू 30, 0 3 6 8 3 24, 24 25 26, ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी है क्या, ये बन जाएगा आंसर। क्लियर। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इसके लिए। देखो ऐसे सवाल का एक सिंपल सा पैटर्न होता है। देखो एक तो ये आपके पास इसमें पूछा जाता है टेन और सेक में, ये सवाल आपका इसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉट थीटा और कोसेक थीटा में, इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल। तरीका वही सेम रहेगा करने का, कभी कभी इसमें पूछ लेता है, कभी कभी इसमें पूछ लेता है। अब दोनों के लिए सेम कैसा रहता है कंसेप्ट, क्योंकि एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ये 2 फॉर्मूले हैं, इसलिए दोनों चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है ये वाला कंसेप्ट। तो ये टेन सेक में पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कॉट सेक में भी कोसेक में पूछा जा सकता है। तो दोनों के लिए तरीका वही रहेगा। समझ में आ गया ना ये वाला कंसेप्ट। तो अभी देखो कुछ पहले हमने एक क्लास ली थी ना, उसमें मैंने डिस्कस ही कर रहा था आपको एग्जाम में ऐसे ही एक सवाल था, वहाँ पे मैं बता रहा था कि दोनों में यही कंसेप्ट था वहाँ पर भी, कि ये ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। वो सवाल था वो कुछ 10 सेक में था, मैंने बताया था आपको कि इसमें भी पूछा जा सकता है। और अगले ही दिन उसका जब एग्ज़ाम हुआ था, अगले दिन CGL का जब एग्ज़ाम था, तो उसमें सेम सवाल रिपीट हुआ था। जैसे मैं बोल रहा था ना वो ऑरली कि इसमें भी पूछा जा सकता है, तो उन्होंने उसी में ही पूछ लिया था कॉट को सेक में। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझा करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो ये 1 की वैल्यू, अभी जो मैं बात कर रहा था 10 सेक में, ये वैल्यू थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 था। आप कहोगे हाँ ये तो 1 है, तो -1 क्या होगा? आप कहोगे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 हो जाएगा। आप कहोगे ओके, तो ये जो -1 दे रखा है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे मैंने पुट कर दिया, देखो 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो एज इट इज़ है ना। अब -1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या बन गया? देखो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी बटे वाली चीज़ को मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई चेंज करना भी नहीं है आपको। इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक कंसेप्ट होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 10 थीटा माइनस सेक थीटा, हाँ लिख सकते हैं। देखो 10 थीटा प्लस सेक थीटा इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लो। जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 10 थीटा माइनस सेक थीटा। और यही सेम चीज़ आप देख पा रहे हो कि आपके पास डिनोमिनेटर में दे रखी है ये वैल्यू, तो ये कट जाएगा बेसिकली। तो ओवरऑल आपके पास यही बचने वाला है हमेशा। बात समझ में आ रही है आपको? 10 थीटा प्लस सेक थीटा बचने वाला है आपके पास ऑप्शन में लास्ट में, ठीक है। अभी ऑप्शन में देख लो कहाँ पे दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से तो बनेगा नहीं, ये हट जाएगा, यहाँ से भी नहीं बन रहा, और यहाँ से देखो बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है यहाँ से, तो ये आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। सवाल बोल रहा है 12 आपसे कि A, B और C हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। A जो है ना वो कुल पूंजी का इतना परसेंट, B है वो क्या कर रहा है कि शेष पूंजी का 25% और C शेष पूंजी का इतना निवेश करता है, ओके। तो वर्ष के लास्ट में इतना मिलता है उनको। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वैल्यूज दे रखी है, क्या क्या है देखो। एक तो है 1/3, एक है 1/4। तो शेष की बात करो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 12 मैंने मान लिया कि टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसमें से 1/3 इसने किया है। 1/3 मतलब इसका 1/3 निकालो 12 का, आपको कि 4 यूनिट। शेष कितना बचा? क्योंकि बोला है ना शेष पूंजी का, शेष बचा 8, उसका 25% मतलब 1/4। तो ये कौन कर रहा है? आपको कि ये इसका 1/4 निकालूंगा तो मतलब 8 का 1/4, आपको कि 2। ये किसने किया? ये बी ने किया, ये ए ने किया। अब सी शेष पूंजी करेगा, 4 तो 6, तो ये 6 कर देगा। इतना बात समझ में आया? इसको और सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो, लेकिन इतना भी है तो इतने में भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको 6 मान के भी कर सकते थे, ये टोटल जो पूंजी इसको 6 मान के भी कर सकते थे, ठीक है। आगे बोला है कि लास्ट में इतना हुआ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हम कहेंगे इतना हुआ। तो ये टोटल कितना है? अब 6 4 10 2 12, तो 219 जो है ये 12 यूनिट की वैल्यू है। ए का हिस्सा निकालना है। ये जो मिलता है ना इनको पैसा लास्ट में प्रॉफिट में से, ये किस हिसाब से मिलता है? ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में।
तो ये वाला कंसेप्ट यही है सिंपल सा कि जो अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या फिर लॉस भी हो रहा है बिजनेस में, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर केस आपको प्रॉफिट के देता है सवाल। तो ये प्रोपोर्शनल होता है कि कितना इन्होंने पैसा लगाया, कितना अमाउंट इन्होंने लगाया उस बिजनेस में और कितने टाइम के लिए लगाया, इस दोनों पे डिपेंड करता है। अगर अमाउंट सेम है सबका तो ज़्यादा टाइम के लिए जिसने लगाया तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बात क्लियर। पैसा अगर टाइम सेम के लिए लगाया है लेकिन अमाउंट अलग अलग लगाया है तो जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट और टाइम के। अगर फिर क्या देखेंगे, अगर दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, किसी ने पैसा भी अलग अलग लगाए हैं तीनों ने और टाइम के लिए भी अलग अलग लगाए, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, हम करेंगे उनका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से जो ज़्यादा वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसको ज़्यादा लॉस होगा। उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट था, देखो टाइम तो सबका सेम ही था लेकिन पूंजी जो लगाई थी इन्होंने अलग अलग, एक ने 4 यूनिट, एक ने 2 यूनिट, एक ने 6 यूनिट, तो जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी इसी रेशो में मिलेगा। तो मैं कहूँगा टोटल 12 यूनिट है जिसमें से एक का हिस्सा है 4 यूनिट। 4 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड कर लो इसको, 3 7 21 और 3 3 9, 73,000। ऑप्शन नंबर सी। बात आ गई समझ में आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि रमन अपनी बाइक जो है 24 किलोमीटर/आवर की चाल से चलाता है, ठीक है, तो कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 30 किलोमीटर की चाल बढ़ा दिया इसने चाल, तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अपने कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मिनट में बताना है। देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था पहले भी। देखो कैसी भी सवाल की लैंग्वेज दे रखी हो, आपको 2 कंसेप्ट याद रख लो इस चैप्टर में, कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। 2 फॉर्मूले हैं, मैं बता देता हूँ आपको, याद कर लो, और दोनों हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले। क्या है ये, देखो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड का डिफरेंस। दूसरा फॉर्मूला है स्पीड 1 स्पीड 2 एडिशन स्पीड का। अगर मैंने यहाँ पे दोनों स्पीडों का डिफरेंस लिया है तो यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस लूंगा, TD, समझना। अगर मैंने दोनों स्पीडों का टोटल लिया है तो टाइम का भी मैं टोटल लूंगा। ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप रट लो, अलग से लिख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। देखो अगर सवाल में आपको टोटल टाइम दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नीचे वाला डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 स्पीड 2 दोनों स्पीडों का टोटल और टोटल टाइम। अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा है आपको तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप कहोगे हमको ये वाला स्पीडों का डिफरेंस इंटू S1 इंटू S2। क्लियर। अब ये डिस्टेंस आएगा, ये कौन सा आएगा, ये डिस्टेंस आएगा आपके पास जैसे यहाँ से स्कूल से घर तक की डिस्टेंस है, वो वाली डिस्टेंस आएगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप कहोगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हम कहेंगे कि कहीं पे भी टोटल टाइम की बात कर रहा है क्या सवाल में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि 5 मिनट की देरी से 5 मिनट के पहले। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कोई एक्चुअल टाइम था, मान लो ये एक्चुअल टाइम था पहुँचने का, इससे 5 मिनट देरी इधर 5 मिनट लेट इधर, तो ये टोटल टाइम का डिफरेंस दे रखा है। बेसिकली 5 मिनट 4 मिनट 9 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस की बात चल रही है तो पहला वाला फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे। तो बात समझ में आई है, वो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो इस दूसरे वाले फॉर्मूले को हटा दो, मैं हटा दो, तो अब पहले वाले फॉर्मूले में रख दे वैल्यू, आप कहोगे रख दो। देखो क्या आ रहा है, देखो पहले वाले फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहा हूँ मैं। 2 स्पीड क्या है, आपको एक 24 है एक 30 है। देखो सवाल में आपको कुछ पढ़ना ही है, आपको तुरंत ही समझ जाओगे कहाँ पे ये फॉर्मूले लगाने हैं। 24 इंटू 30 दोनों का डिफरेंस आपको 6 टाइम का डिफरेंस। अब मुझे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपसे पूछूंगा और आपको समझाता हूँ। देखो अच्छे से समझना है इसको। देखो टाइम डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो सवाल में 3 तरीके से सवाल पूछता है आपसे। देखो 3 तरीके से कैसे, आप कहेगा कि एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एक ये मान लो एक्चुअल टाइम है, एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, तो उससे स्पीड अपनी तेज़ बढ़ाएगा, तो कहेगा कि इतने मिनट लेट पहुंचता है, और बढ़ाई तो इतने मिनट लेट पहुंचता है। अगर सवाल में बोल रखा है दोनों चीज़ें लेट, क्या बोल रहा है,
स्पीड बढ़ाने पर भी और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने पर भी लेट पहुंच रहा है, तो क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अगर दोनों केस में क्या हो, लेट हो तो डिफरेंस माइनस करना है। मतलब अगर जल्दी हो, ठीक है, अर्ली जल्दी पहुंच रहा है तो भी डिफरेंस लेना है। लेकिन एक लेट हो एक जल्दी हो तो फिर क्या करना है, ऐड करना है। आपको ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, समझो बात। देखो 5 मिनट की देरी से और 5 मिनट की जल्दी से, 5 मिनट की देरी 5 मिनट पहले, मतलब ये वाला केस है, 5 मिनट की लेट और 5 मिनट जल्दी, तो दोनों टाइमों को जोड़ देना, 5 और 4 9, तो यहाँ पे 9। अब ये सवाल ऐसे बोलता कि 5 मिनट की देरी से और फिर बाद में बोल देता 4 मिनट की देरी से, ऐसा कुछ बोल देता, तो फिर क्या करता मैं यहाँ पे, मैं क्या लिखता, 5 और 4 का डिफरेंस लेता हूँ, तो क्या लिखता मैं यहाँ पे 1 मिनट। बात आ रही है समझ में। तीसरा केस ये बोलता है कि 5 मिनट की जल्दी से, यहाँ पे बोलता 2 मिनट की जल्दी से, तो क्या लेता मैं, जल्दी है दोनों में, तो क्या करता, डिफरेंस लेता, तो फिर क्या हो जाता, 5 मिनट की जल्दी से 2 मिनट की जल्दी से आपको कि 3, दोनों का डिफरेंस 3। अब यहाँ पे मैंने 9 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट की देरी है, 5 मिनट की जल्दी है, तो क्या हो रहा है आपको होगी 9, डिफरेंस लिया है मैंने दोनों का, क्योंकि एक ये एक्चुअल टाइम के इधर है, एक एक्चुअल टाइम के इधर है, इसलिए मैंने इधर लिया है। अगर दोनों इधर हों, जल्दी हो, या फिर दोनों इधर हों इस एक्चुअल टाइम के, लेट हो, तो फिर मैं क्या लूँगा, डिफरेंस लूँगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको इसमें। अब आप कहोगे कि सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये 9 मिनट मैंने लिया है, इसको भी तो घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, हो गया सवाल बस आपका। अब कुछ नहीं बचा सवाल में, सॉल्व कर लो। 30 से कट जाएगा ये 2 बार, और 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 9 दूनी 18, तो 18 किलोमीटर आ गया है आपके पास। ये क्या है, 18 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गई है घर से वहाँ तक की, स्कूल तक की। अब क्या कह रहा है सवाल कि 27 किलोमीटर की चाल से चले तो उसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 18 की डिस्टेंस है, 27 से चलाना है, तो निकाल लो, मिनट में बदलना है तो टाइम आपको 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, 3 से 20, 20 दूनी 40, 40 मिनट, आंसर आ गया आपका। बात आ रही है आपको समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है ना किसी भी पॉइंट में, तो आप उसको बता सकते हो कमेंट सेक्शन में ना, उसको हम जो आगे की जो क्लासेज आएंगी ना उनमें दोबारा उस कंसेप्ट को एक बार और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, अच्छे समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। यदि कोई ट्रेन है 72 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से, देखो एक और सवाल लिया है सेम, पहुँचती है। यदि इसकी स्पीड इतनी कर दें तो 5 मिनट देरी से पहुँचती है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखना है, पूरा करने का सही समय क्या है। देखो आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सवाल में क्या बोला है आपको, ओके कि टोटल टाइम का बोला है क्या, नहीं, तो टाइम का डिफरेंस है क्योंकि आपको कहीं पे भी टोटल टाइम के बारे में बात नहीं की है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला पहले वाला लगेगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस TD। तो S1 क्या है आपको 72, दूसरी स्पीड क्या है आपको 90, दोनों का डिफरेंस क्या है आपको 18, टाइम का डिफरेंस क्या है आप मुझे अब बताओगे। आप टाइम का डिफरेंस आपसे मैं पूछता हूँ, ये आप कहोगे देखो 15 मिनट की देरी, दूसरे में 5 मिनट की देरी, दोनों में देरी, दोनों में सेम चीज़, तो माइनस आपको कि 10 मिनट। ये क्यों लिखा है मैंने, आप समझ में आ गया। अगर यहाँ पे होता 10 मिनट का लेट, इधर होता 10 मिनट का जल्दी, 15 मिनट का जल्दी, इधर होता 5 मिनट का जल्दी, तो फिर मैं क्या लिखता, तो भी 10 ही मिनट आता। लेकिन अगर मैं बोलता 15 मिनट की देरी और यहाँ पे बोलता 5 मिनट की जल्दी, क्या बोलता 15 मिनट की देरी और 5 मिनट की जल्दी, तो फिर क्या होता आपको, तो आंसर आपका यहाँ पे 20 लिखता, 20, क्योंकि दोनों इस एक्चुअल टाइम से इधर उधर हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों है देरी, दोनों एक साइड है, तो इसलिए माइनस कर दिया। अब ये तो किलोमीटर पर है, घंटे में है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो 18 से 5 बार और 5 से ये 12 बार, 12 से ये 6 बार। आपको ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया 6 इंटू 10 60। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 60 क्या किलोमीटर ये आ गई है। डिस्टेंस निकाल लिया आपने, डिस्टेंस निकाल ली, फिर कुछ भी नहीं है सवाल में। आपसे पूछा है कि इसकी यात्रा को पूरा करने का सही समय क्या है, कोई सी कंडीशन लगा दो, आप ये वाली कंडीशन लगा दो या फिर ये वाली कंडीशन लगा दो, दोनों से निकल जाएगा।
आपको कि ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, जैसे दूसरी वाली या फिर ये वाली लगा दो, कोई सी भी आपकी मर्जी है। आपको कि 60 की स्पीड डिस्टेंस है 72 से कवर करना है, दोनों से करके बता देता हूँ मैं आपको। तो टाइम आपको मिनट में बताना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36, ठीक है, दूना 72, तो 50 मिनट। क्या आंसर है ये आपका? नहीं, ये आंसर नहीं है, आपका ध्यान रखना। सवाल में बोल रहा है कि जो 50 मिनट आ रहा है ना, 15 मिनट की देरी वाला आंसर है, क्योंकि स्पीड हम 72 ले रहे हैं। तो ये बेसिकली 15 मिनट की देरी, मतलब 15 मिनट इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल टाइम, तो मतलब 35 मिनट। आप कहोगे हमको इससे नहीं करना, हम तो दूसरे वाले से करेंगे। कर लो, इस वाले से कर लो, 90 से। देखो 60 की डिस्टेंस है, 90 से कवर कर रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिनट में आंसर चाहिए मुझे, 0 0। तो आगे सॉल्व कर लो इसको। 3 से काटा मैंने और 3 से काटा इसको, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली 40 मिनट आ रहा है। लेकिन 40 मिनट के लिए क्या बोल रहा है कि 5 मिनट की देरी है इसमें, 5 मिनट बेसिकली और लगाएगा। 5 मिनट की देरी है, सॉरी देरी है ना, तो 5 मिनट की देरी मतलब ये ऑलरेडी इसमें 5 मिनट एडेड है, समझना इसमें। 5 मिनट ऑलरेडी इसमें एडेड है, तो एक्चुअल टाइम कितना है पहुंचने का? आपको भी 35 मिनट ही आएगा यहाँ पर भी आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। दोनों से आपने करके देख लिया, आंसर आपका आ रहा है। तो बात आ गई है समझ में आपको किस तरीके से इन सवालों को डील करना है आपको एग्जाम में। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि ए और बी किसी पेड़ के या पेड़ के एक तरू पर स्थित है। क्या बोल रहा है सवाल? 2 पॉइंट्स ए और बी आर 2 पॉइंट्स एट द सेम साइड ऑफ द ग्राउंड, ओके, जिनके बीच की डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण ये है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है। देखो दोनों सेम साइड हैं, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम साइड है, ठीक है। तो जो पास वाला एंगल है वो ऑब्वियस से ज़्यादा होगा, जो दूर वाला एंगल है वो छोटा होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी ये 50 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो पेड़ की ऊंचाई का 40%, ये भी ध्यान रखना लास्ट में कुछ गड़बड़ किया है, 40% पूछा, पूरा नहीं पूछा। ये यदि h है तो आप मुझे ये बताओगे ये 60 के सामने का ये है, या फिर ऐसे देख लो ये 30 के सामने का ये है h, 30 के सामने का h है, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा आपको भी, इसके सामने का हो जाएगा √3h, यहाँ से यहाँ तक पूरा। 60 के सामने h है तो 30 के सामने का क्या हो जाएगा h/√3। जब मैंने आपको ये वाला टाइम, ये कौन सा चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला है ना, तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हमने कराया था, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसको करने का कि 60 के सामने का ये 2 कंडीशन होती है ना इसमें, 30, 60 और 90। 30 के सामने वाली यूनिट 1, ये √3, ये 2, और ऐसे 45 और ये 90, ये 1 ये √2, ये साइडों का रेशो होता है बेसिकली। तो 60 के सामने की h है तो इसके सामने की हो जाएगी h/√3, 30 के सामने की ये है h है तो ये पूरी हो जाएगी √3/h। इन दोनों का डिफरेंस ही 50 दे रखा है, तो मैंने क्या किया h कॉमन ले लिया, √3 - 1/√3, ये बेसिकली आपके पास 50 के इक्वल है, तो h आ रहा है आपके पास 3 - 1 2/√3, ये आ रहा है आपके पास 50 के इक्वल, तो 25√3 यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है। क्या ये आंसर है? अब जल्दबाजी में ये टिक करके मत आ जाना, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इसका 40% निकालना है, तो 25√3 इसका 40%, 40% मतलब 4/10, ये 40/100, 25 से 100 4 और 10, तो 10√3 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर ये होगा, देखो सब कुछ निकाल लो, कहीं लास्ट में गड़बड़ कर दो, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 40% आंसर आपका ये बी ऑप्शन होगा इसका। तो ये पूरे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ पे, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जो पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।